बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो सबसे अहम केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा हुआ है और कल तक के लिए समाअत मुलतवी हो गई है। मखसूस नशिस्तों वाला ये केस है और कादी फ़ायद ईसा साहब दीगर 12 जजेस के साथ इस केस को सुन रहे हैं और 13 रुकनी फुल कोर्ट है, लेकिन अब इसको लार्जर बेंच ही कहेंगे हम, क्योंकि इसमें 4 जजेस तो मौजूद नहीं हैं। लेकिन ये केस जो है ये बड़ा अजीब तरीके से आगे बढ़ रहा है और इसमें कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर होती जा रही हैं। यानी 5 जजेस के बारे में, इन 13 में से 5 जजेस के बारे में तो बहुत क्लैरिटी है और जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो सारे कह रहे हैं कि ये आइन और कानून के साथ खड़े होंगे और ये जजेस जो सवालात उठा रहे हैं उनका जवाब ना तो इलेक्शन कमीशन के पास है और ना किसी और के पास है, ना ही वो जवाब हुकूमत के पास है, ना ही वो जवाब अटॉर्नी जनरल के पास है। अब ये जो 5 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, इनमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस अतर मिल्ला साहब हैं, जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं और इसके अलावा जो हसन अतर रिजवी साहब हैं और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, इनके जो रिमार्क्स हैं वो भी बता रहे हैं कि शायद ये आइन और कानून की तरफ इनका पलड़ा जाएगा और ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी। जिनको लोगों ने वोट डाला ये सीटें वहाँ पे मिल जाएंगी। लेकिन जो बाकी जज साहिबान हैं, खासतौर पे कादी फ़ायद ईसा साहब, उनके बारे में बार बार उंगली उठाई जा रही है। जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो बाहर निकलते हैं, वीलॉग करते हैं, हंस रहे होते हैं। जो लोग भी रिपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत परेशान है या वो मजाक उड़ा रहे हैं सारी सूरत हाल का कि कादी फ़ायद ईसा साहब ने, ऐसा लगता है कि ये केस इलेक्शन कमीशन को नहीं लड़ना पड़ रहा, ये केस किसी और को नहीं लड़ना पड़ रहा, बल्कि ये केस कादी फ़ायद ईसा साहब और चंद मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान लड़ रहे हैं कि ये नशिस्तें कुछ भी करके पीडीएम की जमातों को दे दी जाएं ताकि उनके पास 2/3 अक्सरियत आ जाए और अगर वो 2/3 अक्सरियत ले जाएंगे तो वो मुल्क में आइन में तरमीम करने का इख्तियार उनके पास आ जाएगा। फिर आइन में तरमीम करके वो क्या क्या इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करेंगे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वजीर कानून खुद कह चुके हैं कि कादी फ़ायद ईसा साहब को, यानी जिनके दौर में तारीख की बदतरीन फस्तायत हुई है इस मुल्क में, जिनके दौर में बदतरीन जबरी गुमशुदगियां हुई हैं और उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई, वो कादी फ़ायद ईसा साहब जिनके दौर का इलेक्शन तारीख का स्याह-तरीन इलेक्शन है, वो कादी फ़ायद ईसा साहब जिनके दौर के अंदर सियासी जमात के ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए हैं और बेशुमार चीज़ें हुई हैं। जजेस ने खत लिख लिख कर बताया कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जजेस ने बताया कि हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। वो कादी फ़ायद ईसा, उनको एक्सटेंशन भी मिल सकती है, यानी अगर ये 2/3 अक्सरियत मिल जाती है तो वज़ीर कानून ने ये बात की है, मैं नहीं कह रहा। बहरहाल इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सारा दिन रिपोर्ट होती रही, वो चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन खबर यह है कि कादी फ़ायद ईसा साहब कह रहे हैं कि साबित करें इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी इक़दाम किया, हम उड़ा देंगे। ये चीफ जस्टिस ने कहा है। अब गैर आईनी तो इतना सही है ना, देखें मैंने जब ये शुरू हुआ था केस, बहुत पहले की बात है, कई हफ्ते हो गए हैं, तो तब मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि खैबर पख्तूनख्वा से आज़ाद अरकान असम्बली जो हैं वो शामिल हो गए थे बलूचिस्तान अवामी पार्टी में। बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन ही नहीं लड़ा था, उन्होंने इलेक्शन लड़ा ही नहीं। इसके बावजूद वहां के आज़ाद उम्मीदवार उस पार्टी में शामिल हो गए और उनको मखसूस नशिस्तें भी उस हिसाब से दे दी गई। अब ये एक प्रेसिडेंट मौजूद थी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अब इसके ऊपर देखना था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने खुद ऐसा किया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चली गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने, जब ये सवाल बार बार उठाया गया, बाकी मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने भी उठाया कि जनाब पहले आपने यही काम किया है कि आज़ाद लोग एक पार्टी को ज्वाइन करते हैं, वो पार्टी पहले मौजूद ही नहीं होती, वो वहां से इलेक्शन ही नहीं लड़ती, आज़ाद जैसे ही ज्वाइन करते हैं आप वैसे ही उनको मखसूस नशिस्तें भी दे देते हैं। तो इलेक्शन कमीशन पहले तो भागदौड़ करता रहा और बाद में उसने कहा नहीं जी नहीं, वो फैसला गलत था। तो अब मामला यह है कि अगर एक फैसले को गलत करार दिया है, अपने ही एक पुराने उसूल को गलत करार दिया है, तो फिर उसके ऊपर कोई मीटिंग, कोई इजलास, कोई चीज हुई होगी। और ये सवाल जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने उठाया और पूछा, लेकिन फिर उनको रेस्क्यू किया गया इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन जब भी फंसता है तो वो मखसूस जज साहिबान की तरफ देखता है और वो जज साहिबान इलेक्शन कमीशन को फंसने पर रेस्क्यू करते हैं। कादी फ़ायद ईसा साहब इस केस को बहुत तेजी से आगे बढ़ा देते हैं जैसे ही इलेक्शन कमीशन किसी मामले में फंसता है और बड़े कंफर्टेबल नजर आते हैं इलेक्शन कमीशन के वकील के साथ। JUIF के वकील है, उनके साथ कादी साहब बड़े कंफर्टेबल नजर आ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जैसे ही आते हैं तो वहाँ पे कादी साहब जो है वो कंफर्टेबल नहीं होते। ये बॉडी लैंग्वेज जो लोग रीड कर रहे हैं, या मैं खुद भी एक दिन वहाँ पे था तो मैंने भी इस बात का अंदाज़ा लगाया। अब कल 11:30 बजे दोबारा समाअत होगी सुबह पाकिस्तान वक्त के मुताबिक, और कादी फ़ायद ईसा साहब ने रिमार्क्स दिए कि साबित करें कि इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी इक़दाम किया, हम उड़ा देंगे। ये दिखाना होगा कि इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी काम किया है, फिर हम इसमें मुदाखलत करेंगे। अब नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब के वहाँ पे वकील आए
और बजाय इसके कि वो हक और सच की बात करते हैं, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन में बहुत धांधली हुई है, बड़ी 2 नंबरी हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी सीटें छीनी गई हैं, तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो माले गनीमत है, यानी जो मखसूस नशिस्तें मुफ्त में मिल रही हैं, उसमें फजलुर रहमान साहब ने दोबारा वही किया जो वो हमेशा इक़्तिदार के लिए करते हैं। मैंने आपको कई मरतबा कहा कि फजलुर रहमान साहब स्टेटस को के साथ बड़े कंफर्टेबल रहते हैं, वो हमेशा स्टेटस को का हिस्सा रहेंगे। उन्हें जब भी कोई सियासी फ़ायदा मिलेगा वो फौरी तौर पर सियासी फ़ायदा ले लेंगे। सियासी हलवे में फजलुर रहमान साहब ने कभी अपना हिस्सा छोड़ा नहीं है। तो अब मामला यह है कि फजलुर रहमान साहब को जैसे ही ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला आता है तो वो फौरन जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। पहले तो थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन फजलुर रहमान साहब के वकील ने कहा जी हम अडॉप्ट करते हैं, हम ओन करते हैं जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वकील दलाइल दे रहा है। लिहाजा फजलुर रहमान साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी जो मखसूस नशिस्तें जो तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए, वोट उनको पड़े थे, वो फजलुर रहमान साहब को मिल जाए। यानी माले गनीमत में हिस्सा भी चाहते हैं और साथ में इलेक्शन को गलत भी कह रहे हैं और कह रहे हैं जी नया इलेक्शन कराओ पाकिस्तान में। तो ये एक धोखाधड़ी है, एक 2 नंबरी है। मुझे ऐसा लगता है कि फजलुर रहमान साहब जो है वो हुकूमती जमातों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंगेज करने के लिए एक टूल के तौर पे काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फजलुर रहमान साहब को इसलिए अंगेज कर रही है कि वो इस वक्त चाहते हैं कि कहीं ना कहीं फजलुर रहमान साहब जो है उनका सियासी फायदा वो उठा ले। तो दोनों तरफ अपना अपना सियासी फायदा देख रहे हैं। ये किसी किस्म का नेचुरल अलायंस नहीं है। फजलुर रहमान साहब हमेशा वो इक़्तिदार की तरफ नहीं जाएंगे, हमेशा इक़्तिदार की तरफ जाएंगे जैसे वो हमेशा चाहते थे। आज अगर फजलुर रहमान साहब के लोग आकर अदालत में ये कहते कि जनाब हमारा हक ही नहीं है इन सीटों के ऊपर, क्योंकि हम इलेक्शन हारे हैं तो हमें ये सीटें कैसे मिल सकती हैं, तो उनका कद बहुत बढ़ जाता और सब ये कहते कि फजलुर रहमान साहब आपने कमाल कर दिया। लेकिन फजलुर रहमान साहब ने माले गनीमत में जो है वो हिस्सा लेना जायज़ समझा कि जनाब चोरी का माल है, डकैती का माल है, इसमें मेरा हिस्सा मुझे दिया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इंसाफ जाए भाड़ में। तो अब ये फजलुर रहमान साहब ने वहां पे आकर किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखना होगा कि फजलुर रहमान साहब को वो कितना रूम दे सकते हैं, क्योंकि फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी वक्त भी ऐसा धोखा देंगे कि तहरीक इंसाफ हमेशा याद रखेगी। एक और चीज देखें, कादी फायद ईसा साहब का ये मामला बार बार सब इस पे बात कर रहे हैं कि जनाब आपको क्या जरूरत थी बल्ले का निशान छीनने की। तो कादी साहब के बकौल बल्ले का निशान नहीं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला था। तो इतनी जल्दी क्या थी? यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने बाद में फैसला दिया नहीं जी नहीं, वो बल्ले का निशान बनता ही नहीं आपका लेना, इन्हें इनका निशान वापस करें, वापस हो गया। और फिर कादी फायद ईसा साहब ने 56,000 केसेस में से इस केस को सुनना जो है वो जरूरी समझा। 56,000 केसेस पेंडिंग पड़े हुए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन कादी साहब ने ये वाला केस जानबूझकर सुना और लगातार दिन रात अदालत लगाकर इसका फैसला दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लिया। अब तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है बैरिस्टर गौर साहब ने दिया। वो ये कहते हैं कि 4 बजे शाम को इलेक्शन कमीशन कुछ और कर रहा था और फैसला आ रहा था रात 11 बजे। यानी हमें 4 बजे आज़ाद डिक्लेयर किया जा रहा था, हमें 4 बजे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान वापस लिया जा रहा था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और कादी फायद ईसा साहब जो है वो रात 11 बजे इसका फैसला सुना रहे थे। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो बल्ले का निशान है वो बैलेट पेपर पे कभी छापा ही नहीं गया और ये पहले से तैयारी कर ली गई थी कि किसी भी बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान होगा ही नहीं, और ये तय हो चुका था। और कादी फायद ईसा साहब ने इस मामले को उस फैसले के जरिए से अमली जामा पहना दिया। एक अहम नुकता जो है वो ये है कि आयशा मलिक साहिबा ने ये बात पूछी कि कोई मीटिंग, कोई इजलास, कोई चीज़ तो इलेक्शन कमीशन ने की होगी नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो मखसूस नशिस्तें हमने उनको नहीं देनी, क्योंकि इससे पहले आपने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को दी है। अगर उस वक्त आपने गलत किया तो कोई मीटिंग करने के बाद आपने उसको कैंसिल किया होगा ना अपने फैसले को, तो उसका भी कोई जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे सका। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो रिकॉर्ड जमा करवाया उसके बारे में जब पूछा गया, यानी एक सवाल पूछा गया बैरिस्टर गौर से कि जनाब आपने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कागजात ही जमा नहीं करवाए, तो उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन ने आपको अधूरा रिकॉर्ड दिया है, आप मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल करें, हम सब ने लिख कर दिया है। और एक एक उम्मीदवार ने 4-4 कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। हम लोग जंगी हालात में इलेक्शन लड़ रहे थे, अजीबोगरीब सूरत हाल थी और सबने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिख कर भी दिया है। तो इलेक्शन कमीशन पूरा रिकॉर्ड लाकर जमा करवाए, जिससे साबित होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने अपनी पार्टी का नाम लिखा था। और एक चीज और है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब एक काम करना चाहिए। इस केस के अंदर वो मौजूद तो है, अब ये केस लगता है कि आइंदा चंद दिन तक चलेगा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो एक टाइमलाइन तैयार करे, यानी इस केस के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट जमा कराए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें वो बताए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उन दिनों में क्या हो रहा था, एक एक करके बताए
कि जी 1 फरवरी को ये हुआ, 2 को ये हुआ, 3 को ये हुआ, जनवरी में हमारे साथ ये हुआ, इस तरह हमारे कागजात नामजदगी छीने गए, इस तरह हमारे बंदे उठाए गए, इस तरीके से हमारे जो है वो तजवीज़ कुरिंदगान, तायीद कुरिंदगान उठाए गए, इस तरीके से हमारे घरों में छापे मारे गए, इस तरीके से हमसे कागजात नामजदगी बाहर खड़े बंदे छीन रहे थे, वो कौन थे, उनको भी बुलाया जाए। फिर पूरी एक टाइमलाइन जमा करवा के बताया कि कितने बजे सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही थी, उस वक्त इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही थी, वो नजरियाती वाला जो है उसको चपेड़े पड़ी, उसने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कैसे हुआ, फिर फला फला पार्टी जिसके साथ हम चलना चाह रहे थे उनके साथ क्या हुआ। तो ये सारी चीजें एक टाइमलाइन लिख कर कि जनाब ये हम आपको 2 महीने का पूरा रिकॉर्ड दे रहे हैं कि इस दिन हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है, और वो पूरा रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दे दें ताकि जजेस उसको पढ़ने के बाद अंदाजा लगाएं कि ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई नॉर्मल हालात में नहीं लड़े, ये जंगी हालात में इलेक्शन हुआ, बड़े खौफनाक हालात में। तो उसके मुताबिक फिर वो फैसला कर पाएंगे कि एक्चुअली तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा था और ये प्लान किस तरह बना था और कैसे एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर रखा गया। ये सवाल बार बार उठाया गया कि कादी फायद ईसा के फैसले की गलत तशरीह की वजह से एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन से ही बाहर कर दिया गया, और एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अगर इलेक्शन से बाहर कर दिया गया तो फिर पाकिस्तान के इलेक्शन की वक्त ही खत्म हो जाती है। यानी कादी साहब का एक फैसला और उसकी गलत तशरीह, इन 2 चीजों ने मिलकर पाकिस्तान के अरबों रुपए से होने वाले इलेक्शंस का बेड़ा गर्क करके रख दिया, पूरा इलेक्शन उड़ा कर रख दिया। कादी फायद ईसा साहब ने एक मामले पर यह कहा कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, तो इस पर जो है वो फिर मुनीब अख्तर साहब ने जवाब दिया, बल्कि उनको ये कहना पड़ गया कि इलेक्शन तो करवाए थे और इलेक्शन कमीशन ने नहीं माने। फिर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फैसला दिया, फिर इलेक्शन कमीशन आपके पास आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला दे दिया। तो पीटीआई ने इंतखाबात तो करवाए थे, अब पीटीआई ने उसके बारे में एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट जारी किया है। कादी फायद ईसा साहब कहते हैं कि पीटीआई ने 2021 के नोटिस के बावजूद 1 साल में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, और हकायक ये है कि 3 साल में 3 बार इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए तहरीक इंसाफ ने। पहला इंट्रा पार्टी इलेक्शन 8 जून 2022 केपी हाउस इस्लामाबाद में करवाया, और 23 नवंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ने उसको कलअदम करार दे दिया, 20 दिन में दोबारा करवाने का मुतालबा कर दिया। दूसरा इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर 2023 को पेशावर में करवाया, 22 दिसंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन का सर्टिफिकेट मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। तीसरा इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 मार्च 2024 को मुल्क के तमाम सूबाई सेक्रेटेरिएट्स में करवाया गया। अब ये कादी फायद ईसा साहब कहते हैं इलेक्शन हुआ ही नहीं, पीटीआई कहती है हमने 3 मरतबा इलेक्शन करवाया, अब इलेक्शन कमीशन मान ही नहीं रहा कि हमने इलेक्शन करवाया। तो इलेक्शन कमीशन को एक्चुअली किसी और पॉलिटिकल पार्टी से प्रॉब्लम नहीं है, उनको जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। इसमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि तकरीबन पाकिस्तान में 172 सियासी जमातें हैं, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर बार बार एतराज करना मुनासिब नहीं। 28 मई को नवाज शरीफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन बिला मुकाबला सदर बने, कोई एतराज किसी ने किया ही नहीं। तो सच कड़वा होता है, ये अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा है। अब नाज़रीन एक और बड़ी खबर है जिस पे हमने पिछले दिनों भी बात की थी, और वो खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नए लोगों की ज्वाइनिंग के हवाले से। तो इसमें इमरान खान साहब ने एक छक्का लगाया है, और जितने लोग रफड़ डाल रहे थे ना, इधर से शोर, इधर से रफड़, इधर से कोई आ गया जी मुझे पार्टी के अंदर ले लो, मैं पार्टी का हिस्सा हूं, ये फारिग हैं, जो लोग बैठे हैं उनके बाद इमरान खान को बाहर निकालने का कोई प्लान नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, जो अंदर बैठे हैं वो कह रहे हैं जी बाहर वाले चूहे हैं, भगौड़े हैं, उनको हम वापस नहीं लेंगे। तो इमरान खान साहब ने उसका एक सोल्यूशन निकाल दिया है। वो सोल्यूशन क्या है ये मैं आपको भी बता देता हूं, लेकिन एक चीज और आपको मैं बताऊं कि मखसूस नशिस्तें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई तो तहरीक इंसाफ में एक नई जंग शुरू हो जाएगी। और वो जंग क्या होगी मैं आपको पहले बता देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी मर्जी की खवातीन जो है उनकी लिस्टें तैयार की हुई हैं कि इनको एमएनए बनाना है, इनको एमपीए बनाना है, और अकलियती नशिस्तों पे फलां फलां को हमने जो है वो एडजस्ट करना है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गेम की हुई है। अब मामला ये है कि वो सारे लोग जिन्होंने अपने अपने ख्वाब देखे हुए हैं, और इसमें बहुत पैसा भी इन्वॉल्व होता है बाद औक़ात, और इसके अंदर ताल्लुकात भी इन्वॉल्व होते हैं बाद औक़ात, और लोगों की अपनी ख्वाहिशात भी होती हैं कि मेरी अपनी फैमिली के लोग जो हैं वो मखसूस नशिस्तों के ऊपर आ जाए, ख़वातीन आ जाएँ। तो सबकी अपनी अपनी है। तो आने वाले दिनों में आप लड़ाइयाँ देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, अगर मखसूस नशिस्तों का फैसला इस फुल कोर्ट के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ गया। तो अब इसमें इमरान खान साहब ने जो फैसला किया वो क्या है, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं की वापसी रोक दी है, सिरे से ही रोक दी, कोई वापस नहीं आ रहा। उन्होंने कहा, जो ज़राए ने बताया वो ये कहा कि इमरान खान साहब की हदायत पर 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की कमेटी है। अब ये जो 7 रुकनी कमेटी है, ये बंदे इमरान खान साहब ने बड़े सोच समझ के ठीक बंदे डाले हैं।
इसमें जो कमेटी की सरबराही है वो शाह महमूद कुरैशी साहब करेंगे। मेरी इत्तला के मुताबिक एक दो बंदे भी और शामिल हो जाएंगे इस कमेटी में, या हो सकता है कमेटी 10-11 रुकनी तक भी चली जाए, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब इसकी सरबराही करेंगे, जिन्होंने जेल काटी है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब को बिल्कुल आइडिया होगा कि किसको लेना किसको नहीं लेना। इसमें असद कैसर साहब होंगे, हामिद खान साहब होंगे, शहरियार आफरीदी साहब होंगे, बैरिस्टर गौहर साहब होंगे और शिबली फराज साहब इसके अंदर शामिल होंगे। अभी मुझे लगता है 2-4 लोग इसके अंदर और आ जाएंगे इस कमेटी में, और पीटीआई छोड़ने वाले रहनुमाओं की तादाद 220 के करीब है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा था। शानदाना गुलजार जो है वो खवातीन के केसेस और पार्टी छोड़ने की वजूहात पर रिपोर्ट जमा करवाएंगी। अच्छा, अब ये कमेटी और शानदाना गुलजार और ये सारे लोग जब मिलेंगे, मिलने के बाद ये एक रिपोर्ट बनाएंगे और वो जमा कराएंगे इमरान खान साहब को, और फिर इमरान खान साहब फैसला करेंगे इनमें से किसको वापस लेना और किसको नहीं लेना। यानी 7 रुकनी कमेटी पहले स्क्रूटनी कर लेगी और वो बंदे इमरान खान साहब तक पहुंचाए जाएंगे, जनाब ये बंदे तो हमने कर दिए फारग, अब ये वाले बंदे इनमें से खान साहब जिनको लेना बता दें, तो इमरान खान साहब उसमें से फिर फाइनल करेंगे, जनाब ये बंदे हम ले रहे हैं और ये बंदे हम नहीं ले रहे। खवातीन के हवाले से शानदाना गुलजार जो हैं वो इस फैसले के अंदर रहेंगी, और ये जो वापसी का फैसला है ये इमरान खान साहब की रिहाई से पहले नहीं होगा। इमरान खान साहब रिहा होंगे उसके बाद ये फैसला किया जाएगा। नाज़रीन, कुछ और बड़े अहम केसेस हैं, कुछ और बड़ी अहम खबरें हैं आपके साथ शेयर करते हैं अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।